नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सतीश उपेंद्र के साथ कलकत्ता जाता है, जहां उपेंद्र को अपने किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करनी थी। मुलाकात के दौरान उपेंद्र को पता चलता है कि हरान, जो कि उनके दोस्त हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो किसी भी वक्त इस दुनिया से विदा ले सकते हैं। हरान ने उन्हें वसीयत के काम के जिक्र में बुलाया था। अब आगे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। भाग 7। उस सुनसान गली से निकलकर दोनों एक किराए की गाड़ी पर आकर चढ़ गए और खुले खिड़की से रास्ते में मंदीभूत जन स्रोत की ओर चुपचाप देखते रहे। बातें करने योग्य मन की अवस्था किसी की नहीं थी। उपेंद्र व्यथित चित्त से सोचने लगे, कल ही घर लौट जाऊंगा। भला हो बुरा हो, मुझे हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। बस लौट जाने से पहले ये देख लूंगा कि हरान भैया की चिकित्सा ढंग से हो रही है कि नहीं। उसके बाद और कुछ भी नहीं। 8 साल जो आदमी मन के बाहर पड़ा हुआ था, वो बाहर ही पड़ा रहेगा। ये सोचकर शरीर पर लगे कीड़े मकोड़ों की तरह इस विरक्तिकर चिंता को शरीर से झाड़ फेंक कर उपेंद्र गाड़ी में ही बार बार हिलडुल कर बैठ गए। सतीश को पुकार कर बोले, अरे सतीश, एक सिगरेट दे दो, बहुत सर्दी है। सतीश ने जेब से सिगरेट निकाल कर दी और वैसे ही बाहर की तरफ देखता रहा। उसने कोई भी बात नहीं कही। उपेंद्र सिगरेट सुलगाकर धुआं उड़ाते हुए सतीश को सुनाकर बोले, अंदर का अंधकार इसी तरह धुएं की तरह बाहर निकल जाना चाहिए। सतीश ने हुंकारी तक भी नहीं भरी। धड़धड़ाती हुई किराए की गाड़ी परिचित अपरिचित रास्तों, गलियों, घरों और दुकानों को पार करती हुई चलने लगी। सिगरेट जलता गया, उसका धुआं कहाँ आकाश में विलीन हो गया। तब भी दोनों रास्ते के दोनों तरफ वैसे ही वो चुपचाप ताकते रहे। उपेंद्र ने मन ही मन सोचा, सतीश अवश्य ही सब लेकर सोच रहा है, और जो भी हो कुछ न कुछ निश्चय कर रहा है, नहीं तो वो इतनी देर तक चुपचाप रहने वाला आदमी नहीं है। और उसका आलोच्य विषय क्या है, ये अनुमान करने पर उपेंद्र को आदि से अंत तक सभी स्मरण हो गया। छिपे तौर से सिहर उठने पर भी वो मन ही मन बोले, क्या कुछ घटना घट गई थी, और जो घटना हो गई है वो कितनी ही शोचनीय क्यों ना हो, सभी का एक सही कारण उन्होंने इस बीच अनुमान कर लिया। लेकिन सतीश क्या सोचकर इस असहाय अपरिचिता के साथ झगड़ा करने को तैयार हो गया था, इसी को वो किसी तरह समझ न सके। घर की बहू अपने ऊपर तत्काल आने वाली विपत्ति की आशंका से केवल आत्मरक्षा के निमित्त 2 कड़ी बातें कह सकती है, ऐसी सीधी सी बात भी सतीश समझ न सका। इसी बात को वो विश्वास करने में असमर्थ हो रहे थे। सतीश पढ़ा लिखा आदमी भले ही न हो, लेकिन नासमझ तो नहीं है। उपेंद्र इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने इतना अधिक दुख अनुभव किया। हरान के वसीयतनामे के प्रस्ताव में एक विशेषता रहने के कारण ही उपेंद्र थोड़े से समय में ही बहुत सी बातें सोच चुका था। बाल्य सखा के मृत प्राय शरीर के पास ही बैठकर उन्होंने सोच लिया था कि इन अनाथ दोनों रमणियों का आजीवन भरण पोषण और रक्षा वेषण करूंगा। टोटल मिलाकर के लाइफ टाइम केयर टेकिंग करूंगा। किसी स्वास्थ्यकर तीर्थ स्थान में एक छोटा सा मकान खरीद लूंगा। वो पेड़ पौधों से भले और भद्र पड़ोसियों से शांत तथा सुदृढ़ भाव से घिरा रहेगा। गृहपालित गाय बछड़ों की सेवा करके, अतिथियों ब्राह्मणों की पूजा करके, शुद्ध व्रतों का पालन करके इन दोनों स्त्रियों के दिन जिस प्रकार बीतने लगेंगे, इसका काल्पनिक चित्र कल्पना में मधुर हो उठा था। इस चित्र के एक तरफ पेड़ पौधों की आड़ में सभी जरूरी चीजों के पीछे अपने लिए थोड़ा सा स्थान भी शायद अपनी गैर जानकारी में ही चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय किरणमयी के भद्दे अभियोग, संशय शुद्ध क्रुद्ध व्यवहार ने बवंडर की तरह उस चित्र तक को भी लुप्त कर दिया। उपेंद्र फिर चुप न रह सके, पुकार कर बोले, सतीश, अरे क्या सोच रहा है तू? सतीश बाहर की ओर से दृष्टि हटाकर उपेंद्र की ओर देखते हुए बोला, क्या सोचता हूं जानते हो उपेंद्र भैया?
लड़कपन में एक बंगला उपन्यास पढ़ा था, उसी को सोच रहा हूँ। उपेंद्र ने पूछा, कौन सा उपन्यास? नाम तो याद नहीं है भैया, लेकिन लेखक का नाम भी ठीक याद नहीं है मुझे, लेकिन वो कहानी याद है मुझे। ऐसी ही सुंदर थी कि क्या बताऊं। उपेंद्र उत्सुक होकर उसकी तरफ देखते रहे। सतीश ने शिकायत के स्वर में कहा, आप तो चिरकाल तक अंग्रेजी पढ़कर ही दिन बिताते गए भैया, किसी दिन बंगला की तरफ तुमने देखा ही नहीं। लेकिन हमारे देश में ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं कि एक बार पढ़ने से ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इतना कहकर वो एक लंबी सांस लेकर चुप हो गया। उपेंद्र ने विरक्त होकर कहा, अरे पहले उपन्यास की कहानी तो सुना, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना ज्ञान उत्पन्न होता है। सुना? सतीश हंसकर बोला, पहले वचन दो कि गुस्सा ना होगे ना। अरे पागल नहीं होऊंगा क्या? अच्छा तो सुनो, बहुत ही सुंदर कहानी है। उस किताब में लिखा है कि एक धनी जमींदार नाव पर बैठकर कहीं जा रहे थे। एक दिन संध्या को एकाएक बादल गिराने पर भयंकर आंधी वर्षा शुरू हो गई। वे तो डर के मारे उतरकर किनारे चले गए। सामने एक बहुत टूटा फूटा मकान था। वर्षा के भय से उसी में घुस पड़े। उस मकान के सभी कमरों में अंधेरा था, कहीं भी कोई आदमी नहीं था। मकान में सब जगह घूम घूम कर अंत में ऊपर के एक कमरे में उन्होंने देखा टिमटिमाता हुआ चिराग जल रहा है और फटे बिछौने पर एक आदमी मरणासन पड़ा हुआ है और उसकी पद्य पलासी रूपवती स्त्री लोटपोट कर रो रही है। उस रात को उसने कोई एक भयानक सपना देखा था। अच्छा उपेन भैया, क्या तुम सपने में विश्वास करते हो क्या? नहीं, तू आगे सुना ना। हाँ, तो फिर उसके बाद उसी रात को वो आदमी चल बसा। जमींदार साहब ने उस सुंदरी विधवा को अपने घर लाकर उससे बलपूर्वक विवाह कर लिया। बताओ, चारों तरफ छीछी होने लगी और उस दुख से उनकी पहली स्त्री ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। बताओ, देखा? बार बार पद्य पला साक्षी का जिक्र होने से उपेंद्र समझ गए कि सतीश विष वृक्ष का पंकोद्वार कर रहा है, यानी बार बार उसी चीज का जिक्र कर रहा है। और सतीश की इस अद्भुत स्मृति शक्ति के परिचय से किसी दूसरे समय शायद वो खूब हंसते, लेकिन इस समय हंसी नहीं आई। इस इधर उधर बिखरे हुए आख्यान के भीतर से एक इंगित तीर की तरह आकर उनकी छाती में बिंध गया। उन्होंने मन में सोचा, ये तो सतीश की स्मृति नहीं है, ये उसकी आशंका है। ये आशंका क्या है? और जिसको आश्रय करके विष वृक्ष की डाल पत्तियों को तोड़कर उन्हें अपने ही सांचे में इसने गढ़ डाला है। इसी बात को याद करके उपेंद्र गंभीर लज्जा से सिकुड़ गए। सतीश ने अंधेरे में यह नहीं देखा कि पल भर के लिए उपेंद्र का मुख पीला पड़ गया है। सतीश व्यथा पर व्यथा पहुंचाकर फिर बोला, तालाब खोदकर घड़ियाल मत बुलाओ उपेंद्र भैया। उपेंद्र उत्तर न दे सके। बहुत देर बाद बोले, बंगला उपन्यास की बातें छोड़ो, लेकिन कैसा उपदेश देना चाहते हो तुम, जरा ये तो सुनो। मैं सतीश हंसकर बोला, अब देखो ना उपेंद्र भैया, गुस्सा होगा ना तुमको मैं उपदेश दे सकता हूँ क्या? लेकिन देखो, पांव पकड़कर अनुरोध कर सकता हूँ। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वे लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। अच्छा, तो कौन है वे लोग, जरा सुनो तो। सतीश ने कहा, अरे भैया तुम गुस्सा मत हो, बहुवचन का प्रयोग तो भद्रता मात्र है। मैं हरान बाबू की बात नहीं करता। उनकी माँ को भी मैंने आंखों से देखा नहीं है, तो उन्हें क्या कहूँ। मैंने तो तीसरे व्यक्ति का जिक्र किया है। तीसरे व्यक्ति का अपराध? देखो सतीश, तुम्हारे बाबूजी अगर किसी दूसरे आदमी को अपना सर्वस्व लिख देने का संकल्प कर लें तो शायद तुम खुशी न मनाओगे, समझे? नहीं उपेंद्र भैया, आशीर्वाद दो कि बाबूजी को उसकी आवश्यकता ही न पड़े। वो मुझे अपना भला लड़का कहकर खुशी नहीं मनाते, ये तो मैं जानता हूँ। मैं उनका खराब लड़का हूँ, लेकिन ये खराब लड़का उनकी मृत्यु के समय में सजावट श्रृंगार करके माथे पर बिंदी लगाकर घूमता ना फिरेगा। आज मेरी वाचालता को तुम क्षमा करो उपेंद्र भैया, लेकिन तुम्हारी जरा भी आंख रहती तो तुम देख पाते। हरान बाबू का ऐसा प्रस्ताव केवल मन का ख्याल ही नहीं, बल्कि अनेक दिनों की अनेक चिंताओं का फल है। सही बता रहा हूं मैं। सतीश ने फिर कहा, और फिर तुम ये ख्याल मत करना कि हरान बाबू तुमको समस्त भार सौंप देते समय अपनी स्त्री की ही बात भूल गए थे या लज्जा से कहने में समर्थ हो रहे थे। बल्कि मुझे तो विश्वास है तुम यदि स्वयं ही उल्लेख न करते तो वो स्वेच्छा से कोई बात न कहते। उपेंद्र मन ही मन विरक्त होते रहने पर भी इतनी देर तक मौन रहकर सुन रहे थे, लेकिन पर स्त्री के संबंध में सब संदिग्ध इंकित उनको असह्य हो उठा, यानी उन पे शक होना। वो कठोर स्वर में बोल उठे, तो इतना नीच हो गया सतीश, ये मेरी धारणा नहीं थी।
शायद तू अब आलाप परिचय के भी नीचे उतर गया है। सतीश हंस पड़ा, बोला नीच कैसे भैया? बुरे को बुरा कहता हूं इसलिए। भला हो या बुरा हो, इस तरह बोलने का तुम्हारा क्या अधिकार है? अधिकार? भैया ये सब अंग्रेजी ढांचे की बात है, बंगला में इसका कोई अर्थ नहीं। हमारे समाज में इतना सूक्ष्म विचार नहीं चलता। जेल खाने के कैदी को चोर कहने में भी बहुत लोग आपत्ति करते हैं, लेकिन इस बात को तो साधारण 5 आदमी मानकर नहीं चल सकते ना। देखो ये दूसरी बात है, चोरी साबित हो जाने पर तो उसको चोर कहते हैं ना, और फिर चोर जेल में जाते हैं। लेकिन इनके बारे में तुमको क्या सबूत मिला है? भैया सबूत न मिलने पर भी बहुत से लोग जेल में जाते हैं। अब वो तो है जज साहब के हाथ में ना। हम लोग जिस बात को समझ नहीं सकते वे उसको समझ जाते हैं। फिर हम जिसको जेल की भांति स्वच्छ देखते हैं, इतने बड़े जज साहब के सामने वो पहाड़ पर्वत सा हो सकता है। आज तुम्हारे संबंध में भी यही बात लागू होती है। ये सब कुछ ख्याल मत करना उपेन भैया। इतनी बड़ी दुनिया को आंखों के सामने रखकर भी बहुत से लोगों को ईश्वर का प्रमाण खोजने से नहीं मिलता। मैं जानता हूं कि तुम नाराज होंगे, क्योंकि सदा से ही तुम भलों के साथ मिलजुल कर भला देखकर भले ही बने हुए हो। लेकिन मेरी तरह बुरे भले को देखकर यदि तुम पक्के हो गए होते ना, तो तुम्हें इतनी बातें कहने की आवश्यकता न पड़ती। तुम्हारी अपनी ही आंखों में बहुत सी चीजें पकड़ में आ जाती। उपेंद्र पल भर चुप रहकर बोले, सभी चीजों की आंखों में पड़ने की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन पक्का हो जाने के लिए तेरी तरह नीच भी मैं बन सकूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो इस प्रश्न को बंद कर दे। गाड़ी फाटक के भीतर प्रवेश कर रही है। एक बात याद रखना सतीश, कच्चे का दाम क्या है उसको केवल तभी समझ सकेगा जबकि तू और भी पक्का हो जाएगा, समझा ना? अगले दिन उपेंद्र को उठने में देर हो गई। बहुत देर पहले सूर्योदय हो चुका है, ये खिड़की के सुराख से आने वाली किरणों से ही समझ में आ गया। उपेंद्र व्यस्त हो उठे। सतीश कमरे में नहीं था, वो कहां चला गया? बाहर बिहारी खड़ा था। आकर उसने खबर दी, अरे आप सतीश बाबू को ढूंढ रहे हैं क्या? सतीश बाबू सामने बगीचे में कुश्ती लड़ रहे हैं और नीचे चाय दी जा चुकी है। वहां साहब वगैरह आपकी प्रतीक्षा में है साहब। उपेंद्र चटपट तैयार होकर ज्यों ही नीचे उतर पड़े। ज्योतिष त्यों ही हाथ पकड़कर चाय की मेज पर उनको ले गया। वहां उनकी बहन सरोजनी प्रतीक्षा कर रही थी। वो अखबार फेंक कर हंसते हुए मुख से बोली, कल रात को 10 बजे तक हम आप लोगों की बाट देखते रहे। अंत में मजले भैया ने कहा कि अवश्य ही कोई निर्दयी मित्र रास्ते में पकड़ कर ले गए हैं आपको, और आप लोग शायद रात को लौट ही न सकेंगे। लौटने में कल कितनी रात हो गई थी उपेंद्र बाबू? उपेंद्र ने हंसकर कहा, यही कोई 12 बज गए थे शायद। विशेष काम से आबद्ध हो जाने से मैंने सबको कष्ट दिया है ना। ज्योतिष ने कहा, अरे पागल, इसे हम लोग समझते हैं। हमने ये ख्याल नहीं किया था कि तुम लोग झूठ मूठ राह में घूमते हुए चक्कर काट रहे होगे। अच्छा ये सतीश बाबू कहाँ चले गए? बिहारी ने आकर निवेदन किया, सतीश बाबू बगीचे के उस तरफ कुश्ती लड़ रहे हैं, उनको खबर दे दी गई है। बिहारी के चले जाने पर ज्योतिष की तरफ देखकर बोले, कुश्ती क्या जी, और भी कोई है क्या? उपेंद्र ने कहा, मैं जानता तो नहीं, कुश्ती शायद नहीं कर रहा होगा, वो लड़कपन से उसको व्यायाम करने की आदत है, वही कर रहा है शायद। सरोजनी कल दोपहर के समय म्यूजियम देखने गई थी। संध्या के बाद घर लौटने पर उन्होंने सुना कि उपेंद्र और उनके मित्र आ गए हैं, लेकिन उस समय वो लोग पथुरिया घाट चले गए थे। उन्होंने पूछा, सतीश बाबू कौन है उपेंद्र बाबू? मैंने तो देखा नहीं। अरे कल जिस समय हम लोग आए तो आप मौजूद नहीं थी। सतीश मेरा बचपन का मित्र है, यद्यपि आयु में मुझसे बहुत छोटा है। ये लो, आ तो गया। सतीश ने कमरे में प्रवेश किया। क्या ही सुंदर भरा पूरा शरीर है। माथे पर तब भी बूंद बूंद पसीना चमक रहा था। सुंदर गोल चेहरे पर लाल आभा पड़कर और सुंदर दिखाई पड़ रहा था। सरोजनी ने पल भर देखकर ही आंखें झुका ली। ज्योतिष ने कहा, बिहारी कह रहा था कि आप कुश्ती लड़ रहे थे, लेकिन कुश्ती ही लड़े या जो कुछ भी करें, आपके शरीर की तरफ देखने से तो ईर्ष्या होती है भाई। हम लोगों की तरह 4-5 आदमी भी शायद आपके पास तक पहुंच नहीं सकते। सतीश तनिक हंसकर बोला, अरे बिना परीक्षा के इतना बड़ा सर्टिफिकेट मत दीजिए, और फिर इसके सिवा केवल शरीर का बल लेकर ही क्या होगा? मेरे पास और कोई ताकत ही नहीं। बात के अंतिम अंश में दुख का आभास दिखाई पड़ा। सरोजनी ने चाय डालते डालते मन ही मन अनुमान किया कि सतीश बाबू की सांसारिक अवस्था शायद अच्छी नहीं है।
ज्योतिष पहले ही उपेंद्र से सुन चुके थे, वो चुप ही रहे। इसके बीच ही चाय की कटोरियां परिपूर्ण हो उठी। सतीश उस तरफ नजर तक न डालकर दीवार पर टंगे एक चित्र की तरफ ताकता रहा। ज्योतिष ने कहा, आइए सतीश बाबू, सब कुछ तैयार है। सतीश वहां से चला आया। तनिक हंसकर बोला, आप लोग शुरू कर दें, मैं बिना स्नान किए कुछ भी नहीं खाता पीता। विलक्षण, मैं तो ये बात जानता ही नहीं था भाई। अच्छा तो जाइए, अब देर मत कीजिए। बेहरा, ओ बेहरा। अरे नहीं नहीं, आप घबराइए मत, मेरा स्नान यथा समय ही होगा। इसके अलावा प्रातःकाल खाने पीने की मेरी आदत नहीं है। दोपहर का भोजन मेरा साधारण 5 आदमियों से कुछ अधिक है। उसको असमय में चाय आदि बेकार की चीजें खा पी कर मैं नष्ट कर देना पसंद नहीं करता। इससे तो अच्छा है कि मैं उस हारमोनियम को खोलकर 2 भजन ही गाऊं। आप लोगों के दोनों ही काम चले, भजन भी चाय भी। भजन गाने के प्रस्ताव से सरोजनी अत्यंत प्रफुल्लित हो उठी। सिर उठाकर वो एकाएक बोल उठी, अच्छा। लेकिन दूसरे ही क्षण घबराकर उसने मुंह झुका लिया। वो बात उसके अपने ही कानों में कैसी सुनाई पड़ी। ज्योतिष हंसकर बोले, मेरी बहन गाना पा जाने से और कुछ भी नहीं चाहती। नहीं नहीं सतीश बाबू, आप कुछ। उपेंद्र इतनी देर से चुप रहकर मन ही मन कुढ़ते जा रहे थे। बोल उठे, नहीं नहीं फिर क्या, वो स्नान किए बिना खाता पीता नहीं, सवेरे कुछ भी नहीं खाता। हम लोग लगातार कोशिश पैरवी करते रहें और इधर चाय की कटोरियां ठंडी हो जाएं। ले सतीश, तुझे क्या भजन वजन करना है कर ले, मुझे और भी काम है भाई। कहकर चाय की कटोरी उन्होंने मुंह से लगा ली। ज्योतिष मन ही मन संतोष अनुभव करके मुस्कुराने लगे। सतीश दूर एक कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद उसमें गाने का उत्साह नहीं रहा। सरोजनी उदास होकर मुंह झुकाए बेचारी चाय पीने लगी। उपेंद्र चाय पीते पीते बोले, भाई इसके कारण मुझे कहीं चैन नहीं। दुनिया से बाहर इसका स्वभाव है, एक न एक उलझन ही पैदा कर देता है। अच्छा हुआ उसने सवेरे ही गाना गाने के बदले बांसुरी बजाने का सुझाव नहीं रखा, यही सौभाग्य है। किसी को भी इस बात में सत्य का आभास तनिक भी मालूम नहीं हुआ। सभी व्यंग समझकर हंसने लगे। तब तक चाय भी चलने लगी और सतीश वहीं कमरे के चित्रों को घूम घूम कर देखने लगा। संध्या के बाद एक समय सरोजनी ने धीरे धीरे उपेंद्र से कहा, आपने गाना नहीं सुनने दिया मुझे, आपका यह बड़ा भारी अन्याय है। उपेंद्र बोले, अरे कोई बात नहीं, अच्छा चलो इस समय उसका प्रतिकार हो सकेगा, आने दो सतीश को। ज्योतिष बोले, वास्तव में उपेंद्र, जैसी ठंडक पड़ी है कहीं भी निकलने की इच्छा नहीं होती। जरा गाना बजाना होने से बुरा नहीं होगा। लेकिन सतीश बाबू है कहाँ? डॉक्टरी करने तो नहीं गए हैं? उपेंद्र बोले, हो भी सकता है, शायद जान पहचान के मित्रों के साथ भेंट करने गया हो। सरोजनी ने चकित होकर प्रश्न किया, सतीश बाबू डॉक्टर हैं क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, हाँ डॉक्टर है। ज्योतिष बोले, नहीं उपेंद्र, केवल स्कूल में पढ़ने से काम नहीं चलेगा यार। किसी अच्छे होम्योपैथी के साथ ही यदि कुछ दिन घूम सके तभी कुछ सीख सकेगा। नहीं तो ये जो कहावत चली आ रही है, शतमारी सहस्त्रमारी, केवल मरीजों को मारते ही रहेंगे ये। तुम कहो तो मैं एक भले सज्जन डॉक्टर के साथ परिचय करा सकता हूं, लेकिन अब दोनों में कैसी पटेगी ये नहीं कहा जा सकता। अब तुम जैसा सर्टिफिकेट दे रहे हो। उपेंद्र बोले, देखो आदमी अच्छे होंगे तो अवश्य पटेगी, वरना खून खराबा तक हो सकता है। सरोजनी विस्मित होकर देखने लगी। ज्योतिष बोले, तब तो और भी अच्छा है। उपेंद्र ने कहा, अच्छा ही है। उसको पहचान कर, उसके दोष गुण सब समझ कर जो उसका मन पावेगा वो बहुत ही अच्छी चीज पावेगा। लेकिन फिर ज्योतिष बाबू, मन पाना ही तो कठिन है। वो जटिल है या दुर्बोध है ये बात नहीं है, बल्कि खूब सीधा और खूब स्पष्ट है। मुझे तो मालूम पड़ता है कि इतना स्पष्ट होने के कारण ही लोग उसे समझने में भूल करते हैं। मतभेद होने पर भी हम लोग जहां भद्रता की दुहाई देने लगते हैं और शिष्ट भाव से मतभेद लेकर मन उदास बनाकर चले आते हैं, वो वहां हाथापाई करके मिसांसा ही कराता है। बचपन से मैं उसको जानता हूं, कभी मैंने नहीं देखा कि उसके मुंह से एक बात निकली हो और मन में कुछ दूसरी ही हो। वही बोलेगा जो उसके मन में होगा। इसी से मेरा उस पर इतना प्रेम भाव रहता है। ज्योतिष हंसकर बोले, इसीलिए तुम कह रहे थे कि साधारण लोगों के बीच इसे लेकर चलना फिरना कठिन है। उस समय ज्योतिष की ओर उपेंद्र का मन नहीं था, इसलिए उनकी बातें कानों में पहुंचने पर भी हृदय में प्रवेश न कर सकी। बाल्य सखा के विरुद्ध कल रात का व्यवहार और रूढ़ भाषा उनको भीतर ही भीतर क्लेश दे रही थी।
इसीलिए बात ही बात में उनका मन पिछले दिनों के अति एकांत स्थान में घूम रहा था। किशोरावस्था के छोटे बड़े कलह विवादों में विभिन्न मोहल्लों के समान उम्र वालों के साथ हाथापाई, मारपीट, वाद विवाद और दूसरी अनेक आपद विपद में सर्वत्र सतीश बलिष्ठ शरीर लेकर उनके पास जा खड़ा होता था। उन्हीं सब याद पड़ने वाली और भूली हुई कहानियों के बीच में आकर अचानक उनका हृदय अत्यंत अनुतप्त हो उठा, यानी भावुक हो उठा। और ज्योतिष की बातों से जब उपेंद्र बोला, हाँ इसीलिए, ठीक इसीलिए चिरकाल से मैं उसको इतना प्यार करता हूं। ज्योतिष और सरोजनी दोनों ही आश्चर्य से उसकी ओर देखते रह गए। इस असंबद्ध बात का वे कोई भी अर्थ न समझ सके, लेकिन दूसरे प्रश्न का कोई भी समय नहीं रहा। चुपचाप पर्दा हटाकर सतीश घुसा। उसको पहले सरोजनी ने देखा, वही हंसकर बोली, अच्छा वो सतीश बाबू आ गए। सतीश सबको देखकर हंसते हुए बोला, लगता है शायद मेरे विषय में ही बातें चल रही थी। उपेन भैया मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने योग्य न रखेंगे। इतना कहकर वो पास ही एक कोच पर बैठने जा रहा था कि उपेंद्र ने हाथ से हारमोनियम दिखाकर कहा, अरे भाई तुम जरा वहां जाकर बैठो। सरोजनी अभी अभी मुझे दोष दे रही थी कि केवल मेरे ही कारण उस वक्त गाना नहीं गा सके। गाओ भाई, जरा सुनाओ इन्हें। सतीश आसन पर बैठकर बोला, उपेन भैया इस समय तो गाना नहीं हो सकता, ये तो मेरे बांसुरी बजाने का समय है उपेन भैया। उस रात को कुछ देर से सभा भंग करने के बाद बिछौने पर लेटकर सरोजनी लंबी सांस लेकर मन ही मन बोली, वे यदि हमारे कोई आत्मीय होते तो उन्हीं से मैं सीखती। उसको संगीत सिखाने के लिए एक हिंदुस्तानी शिक्षक नियुक्त था। उसी की जगह पर सतीश को नियुक्त करने के लिए वो तरह तरह के उपाय सोचते हुए सो गई। उपेंद्र और सतीश के चले जाने पर किरणमयी किवाड़ बंद करके वहीं खड़ी रही। अंधेरे में उसकी दोनों आंखें हिंस जंतु की तरह जलने लगी। उसे ऐसा लगा कि दौड़कर यदि किसी के वक्षस्थल पर काट लूं तो मेरी जान बचे। हाथ के चिराग को ऊंचाई पर उठाकर उन्मादों की तरह बोली, आग लगा देने का उपाय होता तो आग लगा देती और फिर जहां इच्छा होती वहां चली जाती। चिल्लाहट पुकार मचाकर थोड़ा थोड़ा करके वो जल जाते। शत्रुता करने का समय तो नहीं पाते। जाड़े की रात में भी उसके ललाट पर पसीना निकल पड़ा। उसे हाथ से पूंछते पूंछते सहसा अपने को धिक्कार देकर वो बोल उठी, क्यों मैं खबर भेजने गई, क्यों मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी चढ़ा दी। पर निश्चित रूप से कह सकती हूं कि ये सब अभागिनी बुढ़िया का काम है। अपने लड़के के साथ मिलकर उसी ने ऐसी हालत पैदा करी है। सतीश की बातें बिच्छू के डंक की भांति रह रहकर जलने लगी। इन दोनों आदमियों ने कुछ बातें अवश्य सुनी हैं, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं था, लेकिन कितना और क्या क्या सुन चुके हैं ये ठीक तौर से समझ न सकने के कारण वो और भी छटपटाने लगी। उसको पति और सास दोनों ने ही मिलकर समझाया था कि उपेन की तरह भला आदमी कोई नहीं है, उसके आ जाने से फिर कोई कष्ट न रहेगा। आखिर क्यों उसने विश्वास किया था, क्यों उसने अपने हाथ से ही पत्र लिखा था। अंधेरे सीढ़दार आंगन में एक तरफ खड़ी रहकर ये क्रोधोन्मत्त नारी इन लोगों के झूठे षड्यंत्रकारी पैशाची स्वभाव आदि के कितने ही आरोप लगाकर भी तृप्ति न पा सकी। क्रोध और हिंसा ने उसके हृदय में भयंकर तूफान उठा दिया था और उसका कणमात्र व्यक्त कर देने की भाषा भी जब उसे याद नहीं पड़ी तब वो तन मन से प्रार्थना करने लगी कि अर्धमृत आज ही रात को समाप्त हो जाए। ये कहते कहते उसका स्वर कांप उठा और कंठ अवरुद्ध हो गया। इस घने अंधकार और भयंकर सन्नाटे के बीच अपने कंठ स्वर के यमदूतों के आवाहन ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ऊपर की ओर ताकते ही सामने के घर पर उसकी नजर पड़ी। वहां गमले के टब में एक छोटा सा मनसा का पौधा लगा था। उसकी पत्तियों की काली काली दो शाखाएं किसी भूत के दो काले काले हाथों की तरह उसे बुलाने का इशारा सा कर उठी। उसी घड़ी उसे छत पर जैसे कोई आकृति दिखाई पड़ी। अब किरणमयी किसी और देख नहीं सकी। वो नीचे धरती पर नजर गड़ाए तेजी से अपने घर के ऊपर की मंजिल पर चढ़ गई और अपनी सास की कोठरी के किवाड़ फटाक से खोलकर धप से एक ओर लेट गई। 2 दिन के बाद सवेरे रसोई घर में बैठी किरण तरकारी काट रही थी। नौकरानी ने आकर खबर दी, डॉक्टर साहब आए हैं। किरण ने कहा, जाकर उनसे कह दे कि माँ आज अच्छी हैं। दासी कुछ आश्चर्य में पड़ गई। कुछ देर तक देखती रहकर बोली,
वो उसी कमरे में बैठे हुए हैं। उसकी बात के विशेष अर्थ की ओर तनिक भी ध्यान न देकर किरण ने सहज भाव से कहा, अरे उसकी दवा तो कोई खाता भी नहीं, फिर भी वो आता क्यों है? तू अपने काम पर जा, वो स्वयं ही चला जाएगा। इस डॉक्टर की दवा काम में नहीं आती, ये दासी के लिए कोई नई बात नहीं थी, इसलिए इसके उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु क्यों वो आता है, ये प्रश्न पूर्ण रूप से नया था। वो आश्चर्य में पड़कर सोचने लगी, कल संध्या को मैं घर चली गई थी, इसी बीच हठात कौन सी ऐसी घटना हो गई कि डॉक्टर का इस मकान में आना तक अनावश्यक हो गया। फिर भी साहस करके वो एक बार बोली, अच्छा मैं तरकारी काट देती हूं, तुम एक बार हो आओ ना। किरणमयी अत्यंत रूखे भाव से बोली, अरे तुझा अपना काम काज देख। इस आकस्मिक तथा अत्यंत अनावश्यक उग्रता से दासी एकदम सहम गई। इस घर में वो बिल्कुल ही पुरानी न होने पर भी नई नहीं थी। इसके पूर्व भी ऐसे अकारण रूखेपन का परिचय वो पा चुकी है, किंतु ठीक इस प्रकार की बात स्मरण न कर सकी। कोई और समय होता तो वो भी शायद क्रोध करती, किंतु आज उसने नहीं किया। अति आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर चुप रहकर धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर बोली, वो काम में लगी हुई हैं, इस समय आप जाएं। डॉक्टर पैरों के पास बैग रखकर उसी चौकी के पास बैठा था। बोला, काम में लगी हुई है? अरे तो काम तो मुझे भी है, दासी ने कहा। तो जाओ ना बाबू। डॉक्टर अवाक रह गया। बोला, एक बार जाकर कह दो मुझे एक विशेष काम है, दासी ने कहा। अरे आप समझते क्यों नहीं हो बाबू, मैंने खूब कहा है और अधिक न कह सकूंगी। देखिए ये सब मैं कुछ नहीं जानती, बस आप जाएं। ये कहकर वो चली गई। इस अवहेलना और लांछना ने पहले तो डॉक्टर को गंभीर आघात पहुंचाया, किंतु दूसरे ही क्षण ने एक लज्जाजनक दुर्घटना की संभावना उसके मन में उठने के साथ ही वो भीतरी बात क्या है सुनने के लिए व्याकुल हो उठा। उसको प्रतीक्षा करने में आपत्ति नहीं थी और प्रतीक्षा करता ही रहा, किंतु कोई भी तो लौट कर नहीं आया। तब खड़ा खड़ा कितना क्या सोचकर चले जाने का विचार करके वो बैग उठाकर जब खड़ा हुआ और निगाह उठाई तो देखा कि दरवाजे के सामने ही किरणमयी है। डॉक्टर ने अपने उद्धत अभिमान को रोक कर कहा, जरा हटिए, बहुत देर हो गई है और भी बहुत से रोगी राह देख रहे हैं। माँ जी अच्छी है ना? अच्छी है, कहकर किरणमयी एक और हटकर खड़ी हो गई, किंतु डॉक्टर के पैर उठे नहीं। फिर वे जाने का प्रस्ताव स्वयं ही करके खड़ा रहना भी कठिन हो गया। किरणमयी मुस्कुराने लगी, बोली, अरे जाओ ना। डॉक्टर ने मुंह ऊपर उठाकर क्रुद्ध होकर कहा, तुम क्या समझती हो कि मैं जाना नहीं चाहता? अरे तो मैं क्या पागल हूं कि समझूंगी तुम जाना नहीं जानते? हाँ डॉक्टर, कितने ही रोगी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सुनो तो जरा। ये कहकर और मुंह घुमाकर वो हंसने लगी। क्रोधित डॉक्टर ने पहले यही इच्छा की कि उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर मुंह बंद कर दे, किंतु यह संभव नहीं था। केवल बोला, हटो। मैं कहाँ हटूंगी, मकान तो मेरा है, जाना होगा तो तुम्हें ही जाना होगा यहां से। हाँ हाँ मैं जा रहा हूं। कहकर ज्यों ही वो जाने को तैयार हुआ त्यों ही किरणमयी ने दोनों चौखटों पर हाथ रखकर मार्ग रोककर कहा, जा तो रहे हो, किंतु ये जानकर जाओ कि यही जाना अंतिम जाना है। उसके कंठ स्वर और चेहरे के आकस्मिक परिवर्तन से डॉक्टर शंकित हो उठा, लेकिन मुंह से बोला, अच्छी बात है, यही अंतिम जाना है। किरणमयी बोली, सचमुच ही अंतिम जाना है? जबकि तुम आ गए हो तब स्पष्ट रूप से ही सब जान जाओ। अच्छा वहां उसी जगह बैठ जाओ, अब खोल कर कहती हूं। यह कहकर डॉक्टर का बैग लेकर उसने स्वयं भूमि पर रख दिया और कुर्सी दिखाकर बोली, देखो रसोई बन रही है, समय नहीं है इसीलिए संक्षेप में कहती हूं। इसी समय दासी ने आकर खबर दी कि दो बाबू आ रहे हैं। उसके साथ ही जूतों की आवाज सुनकर किरणमयी व्याध भय से भीत हिरणी की भांति दासी को जोर से ठेलकर कमरे से दौड़कर भाग गई। डॉक्टर और नौकरानी आश्चर्य में पड़कर एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। थोड़ी ही देर के बाद जूते की आवाज द्वार के निकट आकर रुक गई। डॉक्टर ने देखा कि दो अपरिचित भले आदमी हैं। दोनों भले आदमियों ने देखा कि डॉक्टर हैं। उनके कोट के पॉकेट के हृदय परीक्षक यानी स्टेथोस्कोप के चोंगे ने अपनी गर्दन बढ़ाकर परिचय दे दिया। उपेंद्र और सतीश ने देखा कि डॉक्टर का चेहरा अत्यंत सूखा है। दुर्घटना की आशंका करके पूछा, आपने कैसा हाल देखा डॉक्टर साहब? डॉक्टर मौन रहा। उसका चेहरा और भी काला हो गया।
उपेंद्र ने और अधिक शंकित होकर प्रश्न किया। अब कैसे हैं? तो भी डॉक्टर ने बात नहीं की। विह्वल की भांति वो ताकता रहा। दासी ने कहा, तुम जाओ ना डॉक्टर साहब, अभी खड़े क्या हो? डॉक्टर व्यग्र होकर बैग उठाकर बोला, मैं जाता हूं, मुझे बहुत काम है। कहकर उपेंद्र और सतीश के बीच से ही वो तेजी से नीचे उतर गया और इस मकान का पदानुसरण करके दासी कहां विलीन हो गई ये बात जानी भी नहीं गई। उस सुनसान टूटे मकान के टूटे बरामदे में दिन के 9 बजे उपेंद्र और सतीश चुपचाप आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ देर बाद सतीश बोला, उपेंद्र भैया, हरान बाबू की माँ क्या पागल है क्या? अरे वो हरान भैया की माँ नहीं है, कोई और है, संभवतः दासी है। किंतु मैं सोचता हूं कि डॉक्टर उस तरह क्यों चला गया। सतीश बोला, तो ठीक चोर की भांति मानो पकड़े जाने के भय से भाग गया। क्यों, आपको नहीं लगा ऐसा? उपेंद्र अन्य मनस्क भाव से बोले, प्रायः कहीं कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है। वो कमरा हरान भैया का है ना? सतीश बोला, हाँ, आओ उसी में चले। किंतु हठात घुसने का साहस नहीं हो रहा था। मुझे डर लग रहा है सतीश, शायद कोई घटना हुई है। सतीश बोला, अरे भैया, ऐसी बात होने से रोने धोने के लिए आदमी जुट जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, आओ। ऐसे ही समय में दिखाई पड़ा कि उस ओर बरामदे से घुसकर किरणमयी आ रही है। जान पड़ता था कि मानो अभी अभी वो रो रही थी, आंखें पोंछकर चली आ रही है। कल दीपक के प्रकाश में जो मुंह सुंदर दिखाई पड़ रहा था, आज दिन के समय सूर्य के प्रकाश में स्पष्ट समझ में आ गया। ऐसा सौंदर्य तो पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा, जीवित भी नहीं, चित्रों में भी नहीं। बहू ने कहा, हो, आज हम लोग तैयार नहीं थे, मैंने सोचा था कि कह जाने पर भी शायद ना आ सकेंगे। सतीश की ओर देखकर सहसा मुस्कुरा कर बोली, बबुआ जी भी हैं। आज सतीश ने सिर झुका लिया। उपेंद्र ने पूछा, हरान भैया कैसे हैं? बहू ने उत्तर दिया, वैसे ही हैं, चलिए उस कमरे में चले। हरान के कमरे में उनकी मां अघोरमयी बिछौने के पास बैठी हुई थी। उपेंद्र के प्रणाम करते ही ऊंचे स्वर से रो पड़ी। हरान थके गले से मना करके बोला, चुप हो जा मां। उपेंद्र लज्जा से दुख से एक ओर बैठ गए। सतीश इस तरह उस ओर देखकर मुंह को यथासाध्य भारी बनाकर उस काठ के संदूक पर जाकर बैठ गया। बहू पल भर खड़ी रहकर सतीश की तरफ विद्युत कटाक्ष फेंक कर बाहर चली गई, मानो स्पष्ट धमका गई कि तुम लोग ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।